हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल द ज्योग्राफी सेंटर में। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं जनसंख्या भूगोल को, यानी कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी को। जैसा कि मैं आपको कह चुका हूं कि हर एक सब्जेक्ट ज्योग्राफी का मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट, केवल YouTube पे पूरा कंप्लीट सिलेबस, वो भी बिल्कुल डीप में, डिटेल में। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इससे पहले मैंने आर्थिक भूगोल, समुद्र विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी, फिजिकल ज्योग्राफी, पर्यावरण और रिमोट सेंसिंग कंप्लीट किया है। कुछ अभी बाकी है, उसमें भी मैं धीरे धीरे कंप्लीट कर रहा हूँ। ये अगला विषय मैंने नया स्टार्ट किया है, जनसंख्या भूगोल का। जनसंख्या भूगोल भूगोल की एक उपशाखा, मानव भूगोल की उपशाखा है। यानी कि सबसे पहले एक शॉर्ट में ओवरव्यू आपको दें तो सबसे पहले आता है भूगोल। भूगोल की दो शाखाएं, भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा मानव भूगोल। एक है भौतिक भूगोल और दूसरी शाखा है मानव भूगोल। तो जनसंख्या भूगोल चूंकि मानव का अध्ययन है, तो जाहिर सी बात है कि यह मानव भूगोल की ही एक शाखा है। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है। इस पृथ्वी पर प्राचीन समय से लेकर के आधुनिक समय तक मानवों का महत्व और मानवों का प्रभाव इस प्रकृति को बदलने में निरंतर कार्यरत रहा है। इसलिए मानव कहाँ पर रहता है, क्या करता है, कैसे अपनी आजीविका को चलाता है, इस पर्यावरण को कैसे बदलता है, ये पूरी जानकारी होना आवश्यक है। मानव किस प्रकार से प्रकृति को प्रभावित करता है, प्रकृति किस प्रकार से मानव को प्रभावित करती है, मानव का वितरण, घनत्व, मानव का आवास, प्रकृति से क्या मानव ले रहा है, कहाँ कहाँ के संसाधनों को मनुष्य अपने उपयोग में ला रहा है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या भूगोल आता है और जनसंख्या भूगोल में मानव के वितरण, घनत्व, जनसंख्या आदि का अध्ययन किया जाता है कई रूपों में। आगे हम लोग समझेंगे, उसको डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिर ये क्या चीज़ है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जनसंख्या भूगोल की परिभाषा। हालांकि कुछ चीज़ों में आपको बता देता हूँ। जनसंख्या भूगोल की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। मूल रूप से पहले तो किसी विद्वान का ध्यान गया नहीं और बहुत ज़्यादा इसके बारे में कुछ छानबीन हुई नहीं। हालांकि जनसंख्या का अध्ययन बहुत प्राचीन समय से होता रहा है, लेकिन जनसंख्या भूगोल को, भूगोल में जनसंख्या का अध्ययन एक विषय के रूप में पढ़ाने की शुरुआत हुई थी 1960 के दशक में। जनसंख्या भूगोल के पिता जीटी त्रिवार्था को माना जाता है। जीटी त्रिवार्था को जनसंख्या भूगोल का पिता माना जाता है। 1953 में, सर्वप्रथम 1953 में जीटी त्रिवार्था महोदय ने 1953 में जीटी त्रिवार्था महोदय ने अमेरिका में एक अध्यक्षीय भाषण दिया था, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु जनसंख्या भूगोल था। सबसे पहले हम जीटी त्रिवार्था की परिभाषा को ही समझेंगे कि जीटी त्रिवार्था महोदय ने जनसंख्या भूगोल के बारे में क्या कहा है। जीटी त्रिवार्था का कहना था कि जनसंख्या भूगोल मानव द्वारा पृथ्वी पर आच्छादित जो भी स्थान है, उनमें निहित जितने भी विभिन्नताएं हैं, उनका अध्ययन करता है। ठीक है, तो जीटी त्रिवार्था की इस परिभाषा को आप नोट कर लीजिएगा कि जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व, जनसंख्या भूगोल के मूल तत्व जनसंख्या द्वारा आच्छादित पृथ्वी के प्रादेशिक भिन्नताओं को समझने में निहित है। ये परिभाषा हो गई जीटी त्रिवार्था महोदय की। एक सामान्य परिभाषा भी आप नोट कर सकते हैं। एक सामान्य परिभाषा ये लिखिए कि जनसंख्या भूगोल मानव जनसंख्या के वितरण, प्रवास यानी कि स्थानांतरण, घनत्व और उसके वातावरण से क्रियाओं को, जो उसके मानव की जो वातावरण से क्रियाएं परस्पर संचालित हो रही हैं, उसको समझने का प्रयास करता है या उसी का अध्ययन करता है। एक बार फिर से सुन लीजिए। जनसंख्या भूगोल मानव की जनसंख्या का अध्ययन करता है,
जनसंख्या के अध्ययन के कई प्रतिरूप होते हैं, जिसमें जनसंख्या का घनत्व, जनसंख्या का वितरण, जनसंख्या का प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जनसंख्या की आर्थिक स्थिति और मनुष्य का पर्यावरण के साथ संबंध, और मनुष्य का पर्यावरण के साथ संचालित समस्त प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जनसंख्या भूगोल। इसके बाद बात करेंगे जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र की। डेवलपमेंट को भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को समझ लेते हैं। जनसंख्या भूगोल के विषय क्षेत्र को विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग श्रेणियों में बांटा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे जीटी त्रिवार्था को। यहीं से हम सबसे पहले देखेंगे जीटी त्रिवार्था को। जीटी त्रिवार्था महोदय ने जनसंख्या को 3 क्षेत्रों में बांटा हुआ है। इनका कहना था कि निम्न 3 शीर्षकों के अंतर्गत हम जनसंख्या का अध्ययन करते हैं, या जनसंख्या भूगोल का ये क्षेत्र है। ठीक है। जीटी त्रिवार्था ने जो 3 भाग बताए हैं, उन 3 भागों में से पहला है भूतकालीन जनसंख्या का भूगोल। आप नोट कर सकते हैं इसको, भूतकालीन जनसंख्या का भूगोल। ठीक है, यानी कि पास्ट में जनसंख्या की क्या स्थिति थी, जनसंख्या कितनी थी, कहाँ कहाँ थी, कितना उनका डिस्ट्रीब्यूशन था और कितना उनका घनत्व था। जनसंख्या भूगोल इस बात का भी अध्ययन करता है कि पुराने समय में, कुछ प्राचीन समय में जनसंख्या की क्या स्थिति थी। दूसरा, जनसंख्या भूगोल मानव संख्या की बात करता है। मानव संख्या यानी कि नंबर ऑफ ह्यूमन, नंबर ऑफ मैन, इसकी बात करता है कि कितने लोग हुआ करते थे, कितना घनत्व था। तो संख्याओं में हम बताएंगे मनुष्य की संख्या को, मनुष्य के सारे क्रियाकलाप को हम नंबर्स में बताएंगे। तीसरा, जनसंख्या के लक्षण, जनसंख्या के लक्षण, जनसंख्या के लक्षण। जीटी त्रिवार्था महोदय के अनुसार जो मानव भूगोल का तीसरा क्षेत्र है वो है जनसंख्या के लक्षणों को समझना। अब जनसंख्या के 2 मुख्य लक्षण इन्होंने बताए हुए हैं। पहला लक्षण इनका भौतिक है और दूसरा लक्षण सामाजिक है। जनसंख्या के भौतिक लक्षण और जनसंख्या के सामाजिक लक्षण। जनसंख्या के भौतिक लक्षणों में जनसंख्या का आकार, जनसंख्या का प्रतिरूप, जनसंख्या कितनी है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जनसंख्या घनत्व कैसा है, इन चीजों के बारे में जनसंख्या के भौतिक लक्षणों में पढ़ते हैं। जबकि जनसंख्या के सामाजिक लक्षणों में पढ़ते हैं क्या, जन्म दर, मृत्यु दर, वैवाहिक स्थिति, सामाजिक संरचना, प्रवास आदि बातों का अध्ययन जनसंख्या के सामाजिक लक्षणों में होता है। एक और प्रसिद्ध विद्वान थे जॉन आई क्लार्क। जॉन आई क्लार्क महोदय ने भी जनसंख्या के विषय क्षेत्र को बताया हुआ है, तो इनके अकॉर्डिंग भी हम समझ लेते हैं। जॉन आई क्लार्क, इन्होंने भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के क्षेत्रों की बात की है। पहला, जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या। दूसरा, जनसंख्या के लक्षण, जनसंख्या के लक्षण। और तीसरा, जनसंख्या की गतिशीलता, जनसंख्या की गतिशीलता। ठीक है, जनसंख्या की गतिशीलता। देखिए, सबसे पहले फिर से एक बार जीटी त्रिवार्था का विषय क्षेत्र हम समझ लेते हैं। भूतकालीन जनसंख्या का भूगोल, यानी कि पास्ट में जनसंख्या कितनी थी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा था, कहाँ कहाँ पर था, ये सारी चीजों के बारे में जीटी त्रिवार्था महोदय ने बताया हुआ है। दूसरा, मानव की संख्या, यानी कि संख्या कितनी होगी, नंबर की बात करेंगे। और तीसरा है जनसंख्या के लक्षण, जिसमें भौतिक और सामाजिक लक्षण। भौतिक लक्षणों में आप भूल जाएंगे, इसको याद रख लीजिए। भौतिक लक्षणों में जनसंख्या, भौतिक लक्षणों में इसका घनत्व, जनसंख्या का वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर,
और प्रवास आदि भौतिक लक्षण है ना, प्राकृतिक रूप से हमें देखने को मिलते हैं। जबकि सामाजिक लक्षणों में आर्थिक स्थिति, कितना कोई कमा रहा है, इनकम कितनी है, गरीब है कि अमीर है, ये सारी चीजें। आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, ये नेट में भी यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन्होंने कौन से विषय क्षेत्र जनसंख्या के बताए हैं और उसका अर्थ क्या है। तो आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, व्यावसायिक संरचना, व्यावसायिक संरचना आदि। ठीक है, अब हम बात करेंगे जॉन आई क्लार्क का जनसंख्या की निरपेक्ष संख्या, संख्या से मतलब नंबर से है कि टोटल कुल पॉपुलेशन है कितना, फिर उसकी अलग से बात करने वाले हैं। तो कुल पॉपुलेशन की यहाँ बात की जाती है। फिर जनसंख्या के लक्षण, जनसंख्या के लक्षणों में इन्होंने 3 प्रकार के लक्षण बताए हैं। ठीक है, पहला भौतिक लक्षण, दूसरा सामाजिक लक्षण और तीसरा आर्थिक लक्षण। यानी कि रुपये पैसे और रोजगार से संबंधित लक्षण को आर्थिक लक्षण अलग से, इन्होंने इसमें से आर्थिक स्थिति को निकाल देंगे और व्यावसायिक संरचना भी निकल जाएगी और ये कहाँ आ जाएगा, आर्थिक वाले में आ जाएगा। इसके अलावा जनसंख्या की गतिशीलता, तो भौतिक वाले में से गतिशीलता का मतलब होता है ना डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक क्या है, जनसंख्या की गतिशीलता का मतलब कि जनसंख्या बढ़ रही है कि घट रही है, उसका प्रभाव क्या हो रहा है। तो यहां से गतिशीलता में जनसंख्या की गति को तेज या धीमा कौन करता है, तो तेज या धीमा जन्म दर करता है, मृत्यु दर करता है, प्रवास करता है आदि। ठीक है, प्रवास करता है, ठीक है, आदि। ये जनसंख्या की गतिशीलता, जन्म दर जैसे ज्यादा हो जाएगा तो जनसंख्या में वृद्धि होने लगेगी। ठीक, जन्म दर कम होगा तो जनसंख्या में वृद्धि नहीं होगी। मृत्यु दर अगर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जनसंख्या में कमी होने लगेगी। तो ये सब चीजें जनसंख्या की गतिशीलता में शामिल की जाती हैं। तो उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। इसके बाद एक और विद्वान हुए हैं विल्बर जेलेंस्की। विल्बर जेलेंस्की, ठीक है, विल्बर जेलेंस्की। 1966 में विल्बर जेलेंस्की की एक किताब आई थी, अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी, अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। इन्होंने इस किताब में जनसंख्या के मुख्य रूप से, इनकी किताब वैसे तो 3 भाग में आई थी, 3 खंड में ये किताब छपी थी, अ प्रोलॉग टू पॉपुलेशन ज्योग्राफी। और इस किताब में इन्होंने बहुत सी चीजों को बताया हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात, जैविक जनसंख्या का जैविक लक्षण, जनसंख्या का जैविक लक्षण। दूसरा है जनसंख्या का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लक्षण। और तीसरा है जनसंख्या का गत्यात्मक लक्षण। देखिए विल्बर जेलेंस्की महोदय भी जनसंख्या भूगोल के प्रसिद्ध विद्वान रहे हैं। इन्होंने जनसंख्या के जैविक लक्षणों को भी बताया हुआ है इसमें एक्स्ट्रा। ठीक है, अब जनसंख्या के जैविक लक्षण क्या हो जाएंगे भाई, तो इसमें आ जाएगा प्रजाति। जनसंख्या के जैविक लक्षण में प्रजाति, आयु, ठीक है, ऐसी चीजें आएंगी। प्रजाति, आयु जैविक लक्षण में आएगा। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लक्षण में ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, जो हमने ऊपर यहाँ लिखा हुआ है, देखिए यहाँ सामाजिक और भौतिक में आर्थिक स्थिति, वैवाहिक स्थिति, व्यावसायिक संरचना, भौतिक में जन्म, ये घनत्व, वितरण, जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास आदि सभी चीजें सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक में आ जाएगा। गत्यात्मक में वही आपका आएगा जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास आदि, इसके गत्यात्मक लक्षण होंगे। ठीक है, गत्यात्मक लक्षण में
ये सारी चीजें शामिल की जाएंगी जो जनसंख्या को घटाने बढ़ाने का काम करती हैं। तो कुल मिला जुला करके जनसंख्या भूगोल का जो विषय क्षेत्र है वो क्या है? जनसंख्या के सामाजिक लक्षणों को समझना। सामाजिक लक्षण जैसे वैवाहिक संरचना, वैवाहिक संरचना में हम व्यावसायिक संरचना को समझते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्थिति क्या है, उद्योग धंधा किस प्रकार का मानव कर रहा है। अगर हम आर्थिक स्थिति की बात करेंगे हम, है ना, अगर हम आर्थिक लक्षण की बात करेंगे तो आर्थिक लक्षणों में क्या आएगा, उद्योग धंधा व्यापार किस प्रकार का मानव कर रहा है, ये सभी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। तो ये मुख्य रूप से 3 विद्वानों का भूगोल का विषय क्षेत्र बांटा गया है। आप इसको ध्यान से अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से भूगोल की एक सामान्य परिभाषा निकल करके सामने आती है, ठीक है। यहाँ पर भूगोल की एक सामान्य परिभाषा सामने निकल करके आती है जिसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। क्या? जनसंख्या भूगोल जनसंख्या की आयु संरचना, वैवाहिक स्थिति, व्यावसायिक संरचना, वितरण, घनत्व, प्रवास, जन्म दर, मृत्यु दर आदि का अध्ययन करता है और इसके साथ ही साथ मानव और प्रकृति का संबंध किस प्रकार का है जनसंख्या भूगोल उसकी भी चर्चा करता है, और प्रकृति किस प्रकार से मानव पर अपना प्रभाव डालती है जनसंख्या भूगोल में इसका भी अध्ययन किया जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उससे मानव प्रभावित होता है, मानव की संख्या प्रभावित होती है, जनसंख्या प्रभावित होती है, उससे घनत्व प्रभावित होता है, वितरण प्रभावित होता है, अधिवास प्रभावित होता है, ठीक है। तो बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो प्रकृति से प्रभावित होती हैं। तो हमें जनसंख्या भूगोल में वो आंकड़े, वो डेटा बदलते हुए देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ से हम बात करेंगे जनसंख्या भूगोल के उपागम की, ठीक है। जनसंख्या भूगोल के कुछ उपागम हैं, यहाँ लिख देते हैं उपागम। जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के उपागम, अध्ययन के उपागम, ठीक है। जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के उपागम, जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के उपागमों में अगर हम देखते हैं तो पहला आता है ऐतिहासिक उपागम। ये हर सब्जेक्ट में आप उपागम को पढ़े हुए हैं तो इसको ज्यादा समझने में आपको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। तो ऐतिहासिक उपागम, दूसरा है कल्याणपरक उपागम, तीसरा है व्यवहारपरक उपागम, चौथा है आपका तंत्र उपागम, पांचवा है क्रमबद्ध उपागम। ऊपर नीचे हो सकता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ उपागम है जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के। ऐतिहासिक उपागम का मतलब हम इतिहास से भी चीजों को उठाते हैं कि 1901 में जनसंख्या कितनी थी और 2001 में जनसंख्या कितनी हो गई, ठीक है। 1921 में जनसंख्या का विभाजक वर्ष 1921 को बोला जाता है। तो उसका कारण क्या था? क्या था कि जनसंख्या में वृद्धि नेगेटिव हो गई 1921 में और अभी बहुत ज्यादा हो रही है। तो ये चीज समझने के लिए ना इतिहास में जाना पड़ता है। तो इस अप्रोच को हिस्टोरिकल अप्रोच बोलते हैं। दूसरा कल्याणपरक उपागम, भाई हम जनसंख्या का अध्ययन क्यों कर रहे हैं? ताकि हम गरीबी, भूखमरी, बीमारियों को नियंत्रित कर सकें, इनसे बच सकें, इनको दूर किया जा सके। तो हम मानव के कल्याण की बात सोचते हैं, तो ये अप्रोच रखते हैं कि इससे हमें ये चीज मिलेगा तो हम ये कल्याणकारी योजना को चला पाएंगे, इसलिए कल्याणपरक उपागम को ध्यान में रखना पड़ता है। अगला है व्यवहारपरक उपागम, यानी कि व्यवहार से संबंधित चीजें। हम केवल आंकड़ों पर और तर्क पर ही नहीं चल सकते। जैसे जंगलों में आदिवासी समूह रहते हैं, तो आदिवासी समूहों को समझने के लिए हमें उनको उनके साथ क्या करना पड़ेगा, व्यवहारिक तरीके से उनके साथ पेश आना पड़ेगा। तो ऐसी सभी चीजें व्यवहारपरक उपागमों में शामिल की जाती हैं, ये आपने पढ़ रखा होगा। अगला है तंत्र उपागम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को समझने के लिए ना हमें एक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। जैसे पारिस्थितिकी एक पूरा सिस्टम है,
किसी एक प्राणी के बिना दूसरे प्राणी का काम नहीं चलने वाला है। तो इसी तरीके से जनसंख्या भूगोल के अध्ययन के लिए हमें पूरे सिस्टम को समझना पड़ेगा। यानी कि जन्म दर अगर हमें पढ़ना है, मान लीजिए अगर हम एग्जाम्पल दे इसका, जैसे जन्म दर का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, तो अगर जन्म दर को हमें समझना है तो भाई जन्म दर तो दुर्गम इलाकों में भी हमें समझना पड़ेगा, रेगिस्तानी इलाकों में समझना पड़ेगा, मैदानी इलाकों में समझना पड़ेगा। तो इन सभी इलाकों में जन्म दर को समझने के लिए हमें अलग अलग नीतियां अपनानी पड़ेगी, ठीक ना। गांव के स्तर पर, जिला के स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, फिर इंटरनेशनल लेवल पर जाने पर हमें जन्म दर का पता चलना चाहिए। तो उसके लिए एक सिस्टम पूरा काम करता है। ऐसा नहीं है कि आप एक गांव में गए जन्म दर की गणना के लिए या उसको देखने के लिए और पता चला 10 साल आपका वहीं लग गया, और फिर जब तक आए तब तक वहां का जन्म दर चेंज हो चुका था। तो ये सारी चीजें ना दिक्कत करती हैं, इसीलिए सिस्टम की जरूरत पड़ती है, तंत्र की जरूरत पड़ती है, ठीक है। सिस्टम अप्रोच लगाना पड़ता है कि हर एक तंत्र काम करे। जैसे जनगणना होती है तो एक टाइम लिमिट में पूरे देश में जनगणना करा ली जाती है। अगर सिस्टम काम नहीं करता तो उस टाइम लिमिट में जनगणना हो पाती? नहीं हो पाती, बिल्कुल भी नहीं हो पाती, ठीक है। अगला है क्रमबद्ध उपागम। हाँ, क्रमबद्ध होना चाहिए भाई, सिस्टमेटिक होना चाहिए ना, क्रमबद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि थोड़ा यहाँ किया थोड़ा वहां किया थोड़ा, नहीं, एक सिस्टम से कार्य चलेगा तभी हम जनसंख्या भूगोल का अध्ययन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। जैसे पहले मैंने आपको बताया क्या, जनसंख्या भूगोल के पिता, इसकी ब्रांच कहाँ से शुरू हुई, फिर हमने इसकी परिभाषा आपको बताई, फिर इसके विषय क्षेत्र को बता रहे हैं। विषय क्षेत्र का मतलब कि क्या क्या हम इसमें पढ़ते हैं। तो एक सिस्टम से चल रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है। अगर हम ऐसे कूद कूद के पढ़ाते, एक बार ये पढ़ा दे, एक बार जन्म दर पढ़ा दे, एक बार साक्षरता पढ़ा दे, एक बार कुछ और पढ़ा दे, तो दिक्कत हो जाता ना। ये सारी चीजें हैं। इसके बाद फिर हम विकास को समझेंगे। तो ये कुछ उपागम है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक। इसके बाद अगर हम विकास की बात करें, जनसंख्या भूगोल के डेवलपमेंट की, ठीक है, तो भारत में जनसंख्या भूगोल का विकास और विश्व में जनसंख्या भूगोल का विकास, इन दोनों बातों पर हमें चर्चा करनी है। तो सबसे पहले हम विश्व में पढ़ लेते हैं, ठीक ना, विश्व में सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो देखिए, कार सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति थे। कार सैंडर्स नाम के एक व्यक्ति थे। इन्होंने 1911 में एक किताब लिखी थी, द पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। जिसमें जनसंख्या की समस्याओं पर इन्होंने टिप्पणी की थी, ठीक है। तो 1911 में, इसके बाद 1929 में कार्ल मार्क्स ने जनसंख्या के प्रति अपना दृष्टिकोण सामाजिक रूप से बताया था। किसने? कार्ल मार्क्स ने। इसके बाद कार्ल मार्क्स ने भाई, है ना, जनसंख्या किस तरीके से समाज जनसंख्या को किस नजरिए से देख रहा है, उसका कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है। तो मजदूरों से संबंधित बात इन्होंने कही थी कि बहुत जनसंख्या में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा, मतलब वेरी हाई परसेंटेज जनसंख्या क्या है, गरीब है, मजदूर है और फैक्ट्रियों में कारखानों में काम कर रही है। तो उस दृष्टिकोण से इन्होंने जनसंख्या को परिभाषित किया था और जनसंख्या के विषय में अपना दृष्टिकोण समाज के सामने रखा था। इसके बाद 1947 में यूएसएसआर ने पहली बार जनसंख्या भूगोल को एक विषय के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया था, ठीक है। यूएसएसआर ने सबसे पहली बार एक मान्यता प्रदान की कि हाँ, जनसंख्या के विषय में लोगों को पढ़ाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी बहुत कुछ काम नहीं हुआ अभी। इसके बाद 1953 में आगे चलकर जीटी त्रिवार्था ने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय यानी कि विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में 1953 में अपना भाषण दिया। किसने? जीटी त्रिवार्था महोदय ने। और विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में सबसे पहली बार जनसंख्या भूगोल को पढ़ाने का काम किया गया। इसके बाद 1954 में पीई जेम्स महोदय आए और 1954 में
पी जेम्स महोदय ने अपनी एक किताब लिखी जिसमें जीटी त्रिवार्ता के कार्यों को बहुत अच्छा बताया और जनसंख्या भूगोल के प्रति अपना समर्थन जाहिर किया था। ठीक है, इसके बाद थोड़ा इसको मिटा लेते हैं। तो इनकी किताब आती है द जियोग्राफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। किताबों का नाम आप जरूर मेंशन कीजिएगा लिखते समय, यह ऑप्शनल में भी आपका बहुत ज्यादा काम करेगा। तो पी जेम्स ने इस 1954 में इस पुस्तक में जीटी त्रिवार्ता के कार्यों का उल्लेख किया और जनसंख्या भूगोल को अपना समर्थन प्रदान किया। इसके बाद ठीक है, इसके बाद क्या होता है, आगे चल करके लगभग 1960 के आसपास विल्बर जेलेंस्की और त्रिवार्ता एक साथ मिल करके एक लेख लिखते हैं जिसका शीर्षक होता है पॉपुलेशन पैटर्न्स इन अफ्रीका। पॉपुलेशन पैटर्न्स इन ट्रॉपिकल अफ्रीका। उष्णकटिबंधीय अफ्रीकी क्षेत्र में जनसंख्या का पैटर्न क्या है, प्रतिरूप क्या है अफ्रीका महाद्वीप में, इसको इन लोगों ने समझने का प्रयास किया और एक अपना लेख लिखा। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके यहाँ से बात आती है जनसंख्या भूगोल के विकास की। अगर भारत में बात की जाए, ठीक ना, इसके बाद चूंकि इनको 1960 के बाद बहुत से विश्वविद्यालयों ने अपने अपने प्रोग्राम में जनसंख्या भूगोल को शामिल कर लिया। भारत में ही जनसंख्या भूगोल को विकसित करने का, भारत में जनसंख्या भूगोल की शुरुआत करने का श्रेय जीएस गोसल को जाता है। जीएस गोसल को जाता है। जीएस गोसल जीटी त्रिवार्ता के शिष्य हुआ करते थे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी में। ठीक है, जीएस गोसल ने एक निबंध लिखा, ए स्टडी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ए स्टडी ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। जीएस गोसल ने इस शीर्षक से एक लेख लिखा और पंजाब विश्वविद्यालय में, ठीक है, अपना कार्य स्टार्ट किया। पंजाब विश्वविद्यालय में अपना महत्वपूर्ण कार्य स्टार्ट किया और इन्हीं के निर्देशन में अभी भी पॉपुलेशन ज्योग्राफी नामक एक पत्रिका निकलती है। पॉपुलेशन जियोग्राफी नामक एक पत्रिका अभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी से निकलती है और इन्हीं के निर्देशन में ही जीएस मेहता, आरसी चांदना जैसे विद्वानों ने पढ़ा है और जनसंख्या भूगोल को भारत में आगे बढ़ाने का कार्य किया है। तो यहाँ से जनसंख्या भूगोल का अर्थ, विकास, परिभाषा और विषय क्षेत्र हमने आपको बता दिया। भारत में भी और दुनिया में भी किस तरीके से चीजें आगे बढ़ी, और भी बहुत सी किताबें हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, ठीक ना, इतना आपके लिए काफी है। आप इसको समझिए अच्छे से, आप लिख लेंगे, कोई दिक्कत आपको इसमें नहीं आने वाली है। तो उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके अगले टॉपिक को, जो भी टॉपिक अगला होगा उसको हम डिस्कस करेंगे आगे अगली क्लास में बताएंगे। तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आपका जो भी डाउट होगा कमेंट में उसको जरूर पूछिएगा। धन्यवाद।